हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट के एग्जाम में जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के एक टॉपिक दे रखा है दोस्तों आप लोगों के लिए, कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में बात करना स्टार्ट करी थी। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ में इसी सीरीज के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों तो हमने जो अभी तक पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रासायनिक साम्य का मतलब क्या होता है? रासायनिक साम्य का मतलब होता है दोस्तों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो आपकी एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर आपकी जो रिएक्शन है वो जितने अमाउंट में आप रिएक्टेंट दे रहे हैं उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रही है, यानी सेम अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है दोस्तों आप लोगों के क्या हो रहा है भाई, दोनों तरफ से अगर सेम हो रहा है यानी प्रोडक्ट जो है जितना बनेगा उतना ही रिएक्टेंट आ रहा है, तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जो है वो सेम स्पीड में आने लग जाए या सेम मात्रा में आने लग जाए, तब हम जो है ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रासायनिक साम्य। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुत्क्रमणीय, जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अनुत्क्रमणीय और एक होती है उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इरिवर्सिबल, और जो केवल और केवल एक ही दिशा में जो है संपन्न होती है, जिसके उदाहरण है उदासीनीकरण है, ऑक्सीकरण अपचयन है, दहन अभिक्रियाएं हैं। ऐसे ही उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं तो दोनों ओर की दिशाओं में अग्रसर होती है ये। ठीक है, और आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी अभिक्रिया के अंदर रासायनिक साम्य स्थापित करना है तो उस अभिक्रिया का जो है आपके उत्क्रमणीय होना जरूरी है, यानी दोनों दिशाओं में चलना जरूरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, पीछे आप आराम से देख भी सकते हैं। ये मैंने यहाँ बता भी दिया था कि ये जो साम्य अवस्था होती है इसको आप गतिक साम्य भी कह सकते हो। अग्र अभिक्रिया का मतलब है बाई ओर चलने वाली अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया का मतलब है दाई ओर चलने वाली अभिक्रिया। साम्य अवस्था पर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की गति तीन उपादानों पर निर्भर करती है, यानी कि तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो तीन फैक्टर्स कौन कौन से थे? ताप, दाब और सांद्रता। ठीक है, चलिए फिर मैंने आपको बताया था कि साम्य स्थिरांक और जो मुक्त ऊर्जा होती है उनके बीच में रिलेशन के लिए, तो उसके लिए मैंने बताया था एक नियम आपको, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों का जो सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए अग्र अभिक्रिया का वेग हमने लिखा था kF A/B और पश्च अभिक्रिया का वेग KB × C × D। ठीक है, फिर देखो मैंने आपको बताया था कि साम्य स्थिरांक जो Kc होता है वो क्या होता है, और जहां C जो है वो रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को। और अगर आपको किसी भी रिएक्शन का साम्य स्थिरांक निकालना है तो आप प्रोडक्ट का जो मतलब उससे आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों का क्या करना होता है दोस्तों? उन उत्पादों का एक्टिव मास का गुणनफल बट्टे उनके जो आपने रिएक्टेंट लिए थे, जो क्रियाकारक लिए थे उनका, या जो है अभिकारक लिए थे उनका एक्टिव मास का गुणनफल। तो Kc बराबर होता क्या है? K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड। और आप जो है ये भी याद रख सकते हैं कि एक्टिव मास प्रोडक्ट अपॉन में एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा G। तो डेल्टा G जो होती है वो क्या होती है? G ऑफ उत्पाद माइनस G ऑफ क्रिया कारक। डेल्टा G अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है तंत्र साम्य अवस्था में है और वहाँ पर कई जो है किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपके डेल्टा G ग्रेटर देन 0 आ जाए तो सीधी सी बात है, ग्रेटर देन 0 आने का मतलब तंत्र के ऊपर, तंत्र पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर डेल्टा G नेगेटिव आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के स्वतः होने के साथ साथ कुछ कार्य भी संपन्न होगा। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है। तो सक्रिय द्रव्यमान से अभिप्राय होता है पदार्थ की जो आणविक सांद्रता है उससे किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो इकाई आयतन में उपस्थित हो उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। और इसे जो है आप बिग ब्रैकेट्स में क्लोज करके प्रदर्शित करते हैं या दर्शाया जाता है। गैसीय निकाय में साम्य अवस्था के लिए आप क्या करोगे? प्रेशर यूज करोगे, एक्टिव मास तो वहाँ यूज करोगे नहीं। अगर आपको आंशिक दाब निकालना हो यानी पर्टिकुलर किसी एक का जो है आपको बोल दे कि आप इस रिएक्टेंट का आप जो है
दाब निकाल कर बताइए या इस प्रोडक्ट का दाब निकाल कर बताइए, तो आप क्या करोगे, जो भी गैस है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में आ रही है उसके मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के जो कुल मोल है उनकी संख्या गुणा कुल दाब। ठीक है। फिर हमने बात करी कि साम्य को जो प्रभावित करने वाले कारक है या जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में। तो इनको सांद्रता भी प्रभावित कर सकती है। सांद्रता कैसे प्रभावित करेगी, तो जो आपके रिएक्टेंट है अगर उनकी सांद्रता बढ़ा दी जाए तो प्रोडक्ट की भी सांद्रता बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, साम्य अवस्था जो आई हुई थी वो वापस से चेंज होकर के किसी एक अलग टाइम पर जो है वापस साम्य अवस्था आएगी। अब देखो ये बताया एग्जाम्पल के साथ मैंने कि यदि साम्य अवस्था में क्रिया कारकों के सांद्रता में वृद्धि करें तो अग्र अभिक्रिया होगी, और अगर जो है आप उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि कर देते हैं तो अभिक्रिया जो है पश्च अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है। फिर ये ताप पर भी निर्भर करती है। ताप पर कैसे, तो ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया प्रतिप दिशा में विस्थापित होती है और ताप कम करने पर अग्र दिशा में चलेगी। कौन सी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है। ऊष्माशोषी के अंदर क्या होगा, तो ताप में वृद्धि करने पर अग्र दिशा में जाएगी और ताप में कमी करने पर पश्च दिशा में जाएगी। ठीक। फिर आपका जो दाब है वो कैसे प्रभावित करता है, तो साम्य पर दाब का प्रभाव मुख्यतः गैसीय अभिक्रियाओं में ही पड़ता है। ठीक है। और वह भी ऐसी गैसीय अभिक्रियाएं जिनके क्रियात्मक और उत्पाद या क्रियाकारक तथा उत्पाद के अणुओं की संख्या में अंतर हो। ठीक है। अंतर होगा भाई तभी तो जो है आपके ये कह सकते हैं हम कि उत्पाद का प्रेशर ज़्यादा है या रिएक्टेंट का। अगर सेम सेम चल रहा है सब तो फिर प्रेशर का डिफरेंस ही नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर वहाँ जो है आपके कोई साम्य प्रभावित नहीं होने वाला है, और उसको पूरा डिटेल में समझाया था। ये सब 3-4 पॉइंट जो भी थे। फिर उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या करता है, ये एक ऐसा उचित बाह्य पदार्थ होता है जो सामान्यतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, लेकिन क्या करेगा, गति को बढ़ा देता है और उससे जो है क्रिया कारक से जो उत्पाद बनने के लिए एक प्रमुख ऊर्जा का पथ होता है, उस ऊर्जा के पथ की जगह वह क्या करेगा, एक अल्टरनेटिव पथ, हमें एक दूसरा पथ बताएगा जो कम ऊर्जा में भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ऐसी जो है ये क्या काम होता है, उत्प्रेरक का काम एक कैटलिस्ट की तरह काम, मतलब ये कैटलिस्ट है जो आपको केवल और केवल उत्प्रेरित करता है कि आप इसको जो है इस मार्ग से लेकर के जाइए, बाकी ये खुद कोई रिएक्शन नहीं करने वाला है। और ये जो है दोनों ही भागों में समान रूप से प्रभावित करता है, चाहे अग्र अभिक्रिया हो चाहे पश्च अभिक्रिया हो। क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। उत्प्रेरक जो है साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो तो एक फास्ट रिएक्शन को लेकर जाएगा, वो कोई प्रोडक्ट की सांद्रता या फिर उसके प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। फिर हमने बात करी कि साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। अब साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक आ जाता है ताप, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि ताप में परिवर्तन से साम्य स्थिरांक का मान जो है वो बदलता है। कैसे बदलेगा, अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, साम्य स्थिरांक बढ़ेगा। अगर ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक घटेगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड है आपका कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। ठीक है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है उसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा और उससे कैसे प्रभावित होगा वो मैं आप लोगों के सामने जो है एग्जाम्पल के माध्यम से रखना चाहूँगा। तो मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया थी, ए और बी रिएक्टेंट थे, उससे 2 प्रोडक्ट बन रहे थे और वो 2 प्रोडक्ट थे C+D। ठीक है। तो अब जो है आपको पता है इस रिएक्शन के लिए अगर मैं KC लिखूंगा तो वो क्या होगा, C का एक्टिव मास, D का एक्टिव मास अपॉन में A का एक्टिव मास गुणा B का एक्टिव मास, ये लिखूंगा। अब अगर मैंने इस रिएक्शन को ही देखो, इसके साथ अब जो है मैं दूसरा एक पेन ले रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर रहे।
अगर मैं इस रिएक्शन को C+D से A+B बनता दिखा दूं, यानी कि प्रोडक्ट, यहाँ जो रिएक्टेंट था उसको प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट को मैंने रिएक्टेंट बना दिया, तो अब इसका Kc अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या होगा, AB/CD ये लिखूंगा। तो आप ये कह सकते हो या नहीं कि ये जो, इसको नाम ले दो आप K1C और इसको दे दो Kc, तो क्या आप ये कह सकते हो दोस्तों, क्या, अरे आप ये तो कह ही सकते हो कि Kc जो है वो क्या है, अरे भाई Kc जो है वो केवल और केवल यही है K1C। क्या ये कह सकता हूं मैं, एक मिनट इसको ऊपर लिखता हूं तो और दिखेगा। यहां लिख रहा हूं कि इससे और इससे मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, Kc बराबर 1/Kc(1), एक दूसरे के ये अपोजिट है या नहीं। तो रिएक्शन जैसे ही उल्टी करी आपने, तो रिएक्शन को उल्टा करने पर उसके Kc की वैल्यू यानी साम्य स्थिरांक जो था वो भी उल्टा हो गया। समझ में आई बात। तो आपने देखा कि कैसे जो है केवल और केवल प्रोडक्ट को रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने पर अभिक्रिया का जो Kc है, साम्य स्थिरांक है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक हम कह सकते हैं कि उसको अभिक्रिया को आप प्रदर्शित कैसे कर रहे हो उस तरीके से भी जो है साम्य स्थिरांक प्रभावित होगा। ठीक है, ये हमने ऐसा देख लिया। ठीक, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा प्रभावित करने वाला कारक, वो है आपका अभिक्रिया की रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री। आपने पढ़ा होगा ये स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो देखिए, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, तो रस समीकरण मिति जो है वो कैसे प्रभावित करेगी, तो अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी जो है हम एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। केवल और केवल ऐसे जो है आपके सामने अगर मैं ये बताऊं कि ये देखो ऐसे प्रभावित, ऐसे जो है केवल फॉर्मूला लिखवा दूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ पाएगी। मैं आपके सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज करिए क्या, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं N2+3H2, तो इससे क्या बन गया, ये देखो अमोनिया बना दिया। ठीक है, अब इसकी जगह मेरा दिमाग चला और मैंने क्या करा, इसी रिएक्शन में क्या, देखो मैं क्या कर सकता हूं, अरे भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो है इसको दूसरे तरीके से संतुलित करना चाहता हूं। दूसरे तरीके से का मतलब क्या है कि यहाँ N2 है, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 6। ठीक है, देखो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गया 6 प्लस, अब अगर मैं इसको 6 बना दूं, देखो भाई बैलेंस भी तो करनी पड़ेगी, तो इसको अगर मैं 6 कर दूं तो ये देखो H3, तो N यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 हो गया, लेकिन H कितने हो गए, 6 तिया 18, तो मैं 9H2 लिखूंगा। ठीक है, ये हो गई बैलेंस। देखो इसी रिएक्शन से मैंने ये रिएक्शन लिखी है, केवल क्या करा है 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने कुछ करा है क्या, नहीं। आपको क्लियर दिख रहा है दोस्तों। तो अब मैं इस रिएक्शन के लिए अगर Kc लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्टिव मास ऑफ NH3 की पावर 2 अपॉन में N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3। लेकिन जब मैं इस रिएक्शन के लिए Kc लिखूंगा यानी Kc1 लिखूंगा, तब क्या लिखूंगा, तो तब लिखूंगा NH3 की पावर 6 बटे क्या हो जाएगा, N2 की पावर 3 और H2 की पावर 9। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों,
आपको क्लियर दिख रहा होगा कि KC1 और KC में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है दोस्तों, ये क्या लिखा है 6, 3 और 9, इधर क्या है 2, 3 और 1, यानी कि इसका अगर मैं क्यूब करूं, यानी KC की पावर जो है अगर मैं केवल 3 लगा दूं तो क्या KC1 मिल रहा है। देखो इसकी पावर 3 लगा दो, जैसे ही इसकी पावर 3 लगाओगे क्या ये नहीं बन रहा, एक्टिव मास ऑफ NH3 6 अपॉन में N2 3 और H2 9। अरे बन रहा है या नहीं दोस्तों, बन रहा है या नहीं, बन गया। समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बढ़े आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो अब आपको दिखा कि कैसे जो है रस समीकरण मिति यानी इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कैसे जो है एक रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, कैसे प्रभावित कर रहे हैं आपने देख लिया होगा। KC1 जो है KC का होल क्यूब है, तो केवल क्या करा आपने 3 का जब रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 पावर में भी चढ़ गई, केवल इतना ही फर्क है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब ये आगे की ओर, नेक्स्ट फैक्टर की ओर। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है दोस्तों 4th, कि अभिक्रिया जो है यानी जो रिएक्शन है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो आप लिखेंगे अभिक्रिया की प्रकृति। अब अभिक्रिया की प्रकृति कैसे उसको जो है प्रभावित करती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो साम्य स्थिरांक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और प्रकृति बदलने के साथ ही साम्य स्थिरांक का मान भी जो है बदल जाता है। ठीक है, ये आप पॉइंट लिख लीजिए। साम्य स्थिरांक यानी कि क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन। CR का मतलब है साम्य स्थिरांक रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है अभिक्रिया की प्रकृति। अभिक्रिया की प्रकृति बदलने से साम्य स्थिरांक का मान बदल जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके जो रिएक्शन है उसकी नेचर बदलते हैं तो सीधा सीधा उसकी जो है आपके साम्य स्थिरांक भी बदल जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए अब जो है दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लिखवा रहा हूं जो कि आप ये कह सकते हैं कि उनसे जो है आपके साम्य स्थिरांक डिपेंडेंसी नहीं करता है, यानी साम्य स्थिरांक जो है कुछ कारकों पर निर्भर नहीं करता है, वो आपको याद होने जरूरी है। तो आप लिख लीजिए साम्य स्थिरांकों अरे एक सेकेंड, साम्य स्थिरांक निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है,
तो साम्य स्थिरांक जो है वो निम्न जो आपको मैं कारक लिखवा रहा हूँ उनके ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो आपको ये बात भी याद इसलिए रखनी है क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है और वहाँ, या फिर ऐसा पूछ ले किसके ऊपर निर्भर करता है, वहाँ ऐसा ऑप्शन हो तो आप जल्दी से जो है उसे भगा सके ऑप्शन को। ठीक है, तो देखिए किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, तो एक तो प्रारंभ में लिए गए, जो आपने प्रारंभ में लिए गए अणु है उनकी वास्तविक सांद्रता पर। ठीक है, तो प्रारंभ में लिए गए अणुओं की वास्तविक सांद्रता। ठीक, फिर आपका दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक दाब। प्रारंभिक दाब। फिर आपका थर्ड पॉइंट है जो आपका पात्र लिया गया है, यानी आप जिसमें भी बर्तन जो भी आपका है, तो पात्र या बर्तन का आयतन। समझ में आ गई बात, जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो उसका आयतन कितना है, उससे साम्य स्थिरांक के ऊपर कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आने वाली, या साम्य स्थिरांक पर कोई भी जो है आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। एक जो है दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से, यानी आपने किसी रिएक्शन में अगर कैटेलिस्ट लाया या उत्प्रेरक को लाया तो उससे, उस उत्प्रेरक से जो है साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से, समझ में आ गई बात, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी उसके साम्य स्थिरांक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो केवल क्या करता है, जो आपका रिएक्शन साम्य स्थिरांक में आने में जो समय लगने वाला था उस समय को थोड़ा सा कम करके समय से पहले ही जो है क्या कर देगा दोस्तों, उस साम्य स्थिरांक को या साम्य अवस्था को लाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, उसका कोई यहाँ लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि आपका ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, साम्य अवस्था स्थिरांक है, उसके अनुप्रयोग यानी उसके उपयोग क्या क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप टॉपिक डालिएगा अब नेक्स्ट, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके जो है कुछ उपयोगों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका साम्य, एक मिनट, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक के मान की हेल्प या इसकी सहायता से अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। ठीक है, तो उस साम्य जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या साम्य अवस्था स्थिरांक है, उसके वैल्यू से आप जो है क्या कर सकते हो कि अभिक्रिया की लिमिट क्या है, अभिक्रिया की लिमिट का जो है आप केवल एक अनुमान जगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाना। ठीक है, तो आपके जो अभिक्रिया है उसकी दिशा क्या है उसका भी अनुमान हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
साम्य अवस्था पर अभिकार को एवं उत्पादों की सांद्रता की गणना करना। ठीक है, तो साम्य अवस्था के ऊपर आप अभिकार को एवं उत्पादों की जो सांद्रता है उसकी भी गणना कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो हमें ये समझ में आ चुका होगा कि हम जो है साम्य अवस्था स्थिरांक है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं, फिर इसको पूरा एक बार जो अभी पढ़ा हमने उसको रिवाइज करते हैं। तो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाला कारक है पहला ताप। अब ये ताप कैसे प्रभावित कर रहा था? तो ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ेगा तो साम्य स्थिरांक भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तब जो है साम्य स्थिरांक क्या करेगा? एक सेकंड, ये शायद मैंने है ना आपको दोनों ही लिखवा दिया ना, तो ये देखिए ऐसे वापस पढ़ने से ये फायदा होता है। देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक का मान जो है दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि ऊष्मा सेपी के अंदर जो है आपके साम्य स्थिरांक का मान कम होगा ताप बढ़ाने पर। अच्छा, बिल्कुल 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 ठीक है, ये सही लिखा है। वो मैं सोचा दोनों बढ़ाने बिल्कुल सही है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है अगर आपकी तो ताप बढ़ाएंगे, आप क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? साम्य स्थिरांक बढ़ेगा। और अगर ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक घटेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के तरीके से भी जो है आपका साम्य स्थिरांक प्रभावित होगा। उसके स्टोइकियोमेट्री यानी कि रस समीकरण मिति जो होती है उससे भी अभिक्रिया का जो आपका साम्य स्थिरांक है केसी है उसकी वैल्यू में परिवर्तन आता है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की प्रकृति जो है यानी कि जो रिएक्शन है उसका नेचर क्या है उससे भी आपका साम्य स्थिरांक प्रभावित होता है। तो साम्य स्थिरांक केमिकल रिएक्शन, सीआर का मतलब है केमिकल रिएक्शन की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति बदलेगी तो साम्य स्थिरांक का मान भी बदलता है। साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करने वाले या निर्भर नहीं करता है उन पॉइंट्स के बारे में मैंने फिर आपको बताया, जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रारंभ के अंदर आपने जो अणुओं की वास्तविक सांद्रता ली है उससे। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक दाब, फिर है आपका पात्र या जो बर्तन है उसका आयतन, और उत्प्रेरक की उपस्थिति यानी कैटेलिस्ट की प्रेजेंट से जो है उसे साम्य स्थिरांक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, साम्य स्थिरांक के कुछ अनुप्रयोग है, जिसमें पहला अनुप्रयोग है साम्य स्थिरांक के मान की सहायता से आप अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगा सकते हो, इसकी दिशा का अनुमान लगा सकते हो और अभिकारकों एवं उत्पादों की जो सांद्रता है उसकी गणना कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग। अब जो है दोस्तों हम जो है आपके आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आप अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगा सकते हो, आप किस प्रकार से इसकी दिशा का बोध कर सकते हो केसी के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद में जो है हमारा आगे ऐसे ही फिर जो हम क्या पढ़ने वाले ला चेतलाजी जो नियम वगैरह जो है वो उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए दोस्तों फिजिक्स के 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। अब जो है मैंने केमिस्ट्री भी वापस से स्टार्ट कर दी है, तो अब आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की ही क्लासेस लगातार चलेगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।